नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का रिज़ल्ट जारी कर दिया। 8 साल की तपस्या या कहें वनवास के बाद अब जाकर अभ्यर्थियों को शांति मिली है। उन्हें नौकरी का आश्वासन नहीं बल्कि नौकरी मिलने के अब पूरे आसार सामने आ चुके हैं। इसमें शुरू से आंदोलन करते रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। उन्होंने कई बार आवाज़ें उठाई जब आप लोगों की पीटी की परीक्षा नहीं हो रही थी तो उसे लेकर भी आंदोलन करने की बात हुई थी। उसे लेकर लगातार दिलीप ने आवाज़ उठाई और फिर जब परीक्षा की तारीख नहीं आ रही थी पीटी की तब भी आंदोलन किया गया और बड़ा आंदोलन था। यहाँ तक कि उसमें पहली बार बीएसएससी ने दिलीप पर एफआईआर भी कर दिया था, जिसका कि उन्होंने अभी तक बेल नहीं लिया है। कई वजह हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से भी, और साथ ही साथ जो फिर मेरिट लिस्ट को लेकर भी आंदोलन किया गया। 13 दिसंबर को आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरह से पुलिस दिलीप को बीएसएससी कंपाउंड के अंदर से उठाकर लेकर थाना चली गई थी। थाना तक जाना पड़ा उन्हें। और अब हम उनसे बात करते हैं दिलीप से कि उन्हें पहले तो सबसे पहले हम बधाई देते हैं कि जिस तरह की मेहनत उन्होंने की आज उसने रंग लाया है। दिलीप, लंबे समय के बाद 8 साल की जंग के बाद कहा जाए तो अभ्यर्थियों को उनका हक मिला है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और रात लगता है 12:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया है और हम लोग पूरी रात जगे हुए हैं, सोए नहीं। मतलब एक होता है ना कि 1 घंटा भी सो जाए, वो भी नहीं। तब से लेके अभी तक फ़ोन ही आ रहा है मेरे पास और अभी तक तो लगता है मुझे 400-500 से ज़्यादा फ़ोन आ चुका है और मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे अभी आपके चैनल पे हूँ, अभी फ़ोन आ रहा है, किसी से बात करें उस दरमियान बहुत सारा फ़ोन आ गया, तो कॉल बैक करने का समय भी नहीं मिल पाता। जिनका फ़ोन आता है उनका भी हम रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन जिनका फ़ोन आया हम बारी बारी से कॉल ज़रूर करेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि 8 साल बाद ही सही लेकिन ये बहाली पूरी हुई और उन सभी अभ्यर्थियों को हम बधाई देते हैं जो इस बहाली में सफल हुए हैं। साथ ही जो सफल नहीं हो पाए हैं उनको भी हम इतना कहेंगे कि आप धैर्य रखिए और इसमें आप बीएसएससी ऑफिस जाकर आवेदन दीजिए, आरटीआई लगाए कि आपका रिज़ल्ट किस वजह से नहीं हुआ है, ये जानकारी लीजिए ताकि ये पता चले कि किस वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, क्योंकि सीट से कम रिज़ल्ट है और काउंसलिंग में अपीयर भी सीट से कम लोग ही हुए थे। तो वो वजह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ है और उसके बाद ही आपके लिए हम लोग कुछ करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगा हम ज़रूर आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए भी करेंगे। और आपको भी सदाब जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी बहुत आवाज़ उठाई इस बहाली को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। आप हैं, आदेश जी भी हैं, सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई। एक होता है कि हम लोग छात्रों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया के तौर पे आपने आवाज़ उठाया। जो निष्पक्ष पत्रकारिता होता है, उस निडर पत्रकारिता, उसको आपने भी दिखाया, आदेश जी भी ने दिखाया। तो ये बहुत अच्छी बात रही और सपोर्ट मिला आपका, स्टूडेंट्स को भी, हम लोग को भी। तभी जाकर ये आज हम लोग सफल हुए कि ये बहाली पूरी हुई है। मीडिया का भी पूरा सपोर्ट रहा है। अगर अकेला कोई कुछ नहीं कर पाता है, सब लोगों के सम्मिलित रूप से, छात्रों की एकजुटता, मीडिया का सपोर्ट, आप लोग का सपोर्ट, बेबाकी से पत्रकारिता, सब ने सहयोग किया और अंततः ये बहाली आज पूरी हुई। और जो लोग सफल हुए हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि ये जो 8 सालों में आपने संघर्ष किया है, दुख झेला है, तकलीफ़ झेला है, इसको कभी भूलिएगा मत। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप इस संघर्ष को भूल जाइएगा उस दिन से आप करप्ट होना शुरू हो जाइएगा और आप घूसखोरी, रिश्वतखोरी शुरू कर दीजिएगा। तो कम से कम आप इतना नहीं कीजिएगा। आपने जब अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है इस नौकरी को पाने के लिए तो ईमानदारी से काम कीजिएगा और अफसर से ज़्यादा आपको क्रियान्वित करना होता है किसी भी योजना को। कर्मचारी का काम सबसे ज़्यादा होता है, अफसर तो सिर्फ साइन करते हैं, आँख मूंद के साइन करते हैं, कर्मचारी सारा कुछ करते हैं। तो आप जो भी योजना हो, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा और सही से क्रियान्वित कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। और आप लोगों से इतना अपील मैं करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप सभी एक परिवार की तरह आगे भी रहिए और 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितना दिन के अंदर हो सके आप हमें फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एक ही दिन सब लोग कीजिएगा तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे या व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सबको एक
ग्रुप से जोड़ के रखें, ताकि आगे भी अगर आपके साथ कहीं कोई गलत हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा से बड़ा अफसर, बड़ा से बड़ा नेता भी आपको तकलीफ पहुंचाए या फिर आपके ईमानदारी में रुकावट आए या आपको बिना मतलब फंसाने की कोशिश करे, तो उस समय भी आप हमें याद कीजिएगा। दिलीप कुमार आपके लिए वहाँ भी लड़ने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। इसलिए ये आवश्यक है कि आप लोग एक ग्रुप में रहिए। उसके लिए हम ग्रुप बनाएंगे, बस आप लोग हमें फ़ोन करके बताइएगा, नंबर आपका सेव करेंगे जिला वाइज, और आप किस पद पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके अनुसार किस पद पे आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका गृह जिला क्या है और आप किस जिला में आपका पोस्टिंग होगा, उसके अनुसार हम ग्रुप बनाएंगे। तो आप लोग हमें जितना दिन में हो, 10 दिन 20 दिन 1 महीना में फ़ोन कीजिएगा। हमारा नंबर है 7282005656। इस पर कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा। निश्चित रूप से हम लोग एक परिवार की तरह आगे भी रहेंगे और बिहार को एक नई दिशा देना है। आप याद कीजिए कि जब शुरुआत में हम लोग आंदोलन करते थे पीटी एग्ज़ाम कराने के लिए या पीटी के रिजल्ट के लिए, तो कितना मीडिया हमारे साथ हुआ करता था। कोई मीडिया नहीं, बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से देखिए, सदाब भाई हैं, आदेश जी हैं, कैसे अपने मन से भी ये लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे वो घर पे रहे, कहीं बाहर भी रहते हैं, पटना से बाहर, तो भी अपने स्तर से ये लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि मीडिया भी अब हम लोग के सपोर्ट में आ रहा है और इन लोगों का देखा देखी और लोग भी सपोर्ट में, बहुत सारे लोग आए हैं। उन सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। तो आगे भी हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना है, एकजुट होकर रहना है और बिहार को एक नई दिशा देना है, बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को विकास की ओर ले जाना है। दिलीप, वो तो बिल्कुल आपने सही बात कही, मगर जो आप पे एफआईआर हुआ है उसका क्या है अभी आगे? देखिए, मेरे ऊपर इस बहाली के दौरान पीटी रिजल्ट जब नहीं आ रहा था तो उसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन किया था, उग्र आंदोलन उसको कह सकते हैं। उसके बाद ही 1 महीना का समय दिया गया था कि हम 1 महीना के अंदर रिजल्ट देंगे। नोटिस जारी किया था बीएसएससी ने, उसके बाद हम लोग आंदोलन समाप्त किए और 1 महीना के अंदर पीटी का रिजल्ट आ गया था। उसी आंदोलन में मेरे ऊपर एफआईआर, ज़िंदगी का पहला एफआईआर हुआ। मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला एफआईआर यही प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के आंदोलन के दरमियान ही हुआ है। उसके बाद जब 13 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस में फिर आंदोलन हुआ, उस दिन भी मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया और मेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई है जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल के ऊपर लगाई जाती है, वैसी धाराएं लगाई गई है। और इसलिए हम बेल नहीं करा रहे हैं अभी, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंस्ड वकील, सीनियर वकील और अच्छे वकील, और उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है। सबको पता है कि हम अगर जूनियर वकील को रखेंगे तो 4,000-5,000 में बेल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा और बाद में जब ट्रायल होगा केस का तो हमारे ऊपर जो है सो वो लोग दोष साबित कर देंगे कि हम अपराधी हैं और हमको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सीनियर एडवोकेट रखते हैं जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 2-3 वकील एक साथ रखें, ताकि हमारा पक्ष मजबूती के साथ वो लोग रखें और सरकार का पक्ष कमज़ोर हो जाए। क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमने कोई हिंसा नहीं किया। 13 दिसंबर को आप लोग खुद लाइव थे, क्या किसी पे कागज़ का टुकड़ा भी नहीं चला था। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार ने बदतमीजी की, गाली गलौज किया, बंधक बना के रखा, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी किया, तो ये किया, वो किया, तोड़फोड़ किया, हिंसा किया, बहुत सारी धाराएं लगाई गई है। तो जबकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बात को हमको कोर्ट में साबित करना है कि हमने कुछ नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास चाहिए सीनियर एडवोकेट और 1-2 वकील, एक से कम नहीं चलेगा, कम से कम 2 वकील हमको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कम से कम 30-40 हज़ार रुपया खर्च पड़ेगा दोनों केस को लेकर। 40-50 हज़ार रुपया अगर हमारे पास होगा तब हम दोनों केस में अच्छा से बेल करा पाएंगे और केस कमज़ोर हो जाएगा, माने सरकार की तरफ से केस कमज़ोर होगा और हाई कोर्ट जाकर फिर इस दोनों केस को हम क्वेश कराना कहते हैं, उसको क्वेश करवाएंगे और ये तब क्या होगा कि केस हमारा समाप्त हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं रहेगा। हाई कोर्ट इसको निरस्त कर देगा कि केस जो है ये एफआईआर झूठा है, तब आगे हमें चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस केस को हम क्वेश नहीं कराते हैं पैसे के अभाव में, तो होगा क्या कि बाद में जब ट्रायल होगा तो हमको बार बार सिविल कोर्ट जाना होगा, अगर वहाँ पे कोर्ट चलेगा, तारीख पे तारीख चलेगा, बाद में हमें सज़ा भी हो सकती है, 2 साल 1 साल जितना हो, 6 महीना, ये तो कोर्ट के जज के ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि पहले ही हम बेल करा ले और इस केस को क्वेश करा दे पटना हाई कोर्ट से। तो उसके लिए हमको 40-50 हज़ार रुपया मिनिमम खर्च होगा, क्योंकि अच्छा एडवोकेट रख के हमको करना पड़ेगा। तो 40-50 हज़ार मिनिमम खर्च होगा और हमने बहुत सारे एडवोकेट से बात भी किया है। तो सिविल कोर्ट में 10-12 हज़ार खर्चा एक वकील का बता रहे हैं, सीनियर वकील एक वकील का, और हमको 2 वकील रखना है ताकि इस केस को हम, क्योंकि आगे भी हमको आंदोलन करना है, ऐसा नहीं कि इसके बाद हम छोड़ देंगे, क्योंकि आगे भी हम आंदोलन करेंगे CGL 3 के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, BPSC। तो हमारे ऊपर फिर सरकार कार्रवाई करेगी, एफआईआर करेगी। तो अगर पहले से एफआईआर दर्ज है और फिर एफआईआर होगा तो पूरा एफआईआर जब एक साथ मिला दिया जाए तो हमारे ऊपर बहुत सारी और धाराएँ लगाई जा सकती है और कोर्ट भी जब देखेगा कि इसके ऊपर बहुत सारी
मुकदमे चल रहे हैं पहले से, तो हो सकता है आगे फिर हमको बेल मिलने में भी दिक्कत हो, तो फिर हम आंदोलन नहीं कर पाए, क्योंकि जब जेल में रहेंगे तो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो आर्थिक स्थिति के चलते, पैसे के अभाव के चलते हम बेल नहीं करवा रहे हैं अभी भी। देखिए 28 तारीख को आंदोलन करना था, 2 FIR है उसी BSSC ऑफिस के अंदर का ही, फिर भी हम इतना हिम्मत करके और आंदोलन कर रहे थे। हमें अरेस्ट भी किया जा सकता है, हम BSSC ऑफिस जाते वहाँ से भी हमको अरेस्ट कर लिया जाता, या हमारे घर से भी जाके अभी हमको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2 FIR है। तो उसके बावजूद भी हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि ईमानदारी पूर्वक आप काम कीजिएगा, किसी तरह से भ्रष्टाचार मत कीजिएगा, देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए काम कीजिएगा, और अपने हाथ से, अपने कलम से ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे किसी का, मतलब किसी ईमानदार सही आदमी का नुकसान हो। जो योजना जिसके लिए लाई जाती हो उसी को मिलना चाहिए, माने जिस योजना का हक जिसको मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है आपके ऑफिस में, आप उसको 10 दिन दौड़ा रहे हैं काम के लिए, तो ऐसा मत कीजिएगा, जैसा कि अभी होता है। एक काम के लिए बिना मतलब का 10 दिन दौड़ाया जाता है, क्यों? ताकि आप कुछ घूस दे दीजिए, वो तुरंत कर देगा। तो ये काम आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग संघर्ष किए हैं, और आपके साथ दिलीप कुमार ने भी संघर्ष किया है, जो किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपना भाड़ा दे के खर्च करके बस से, टेम्पू से आता है, किराया लगता है। यहाँ भी दोस्त के रूम पे हम रहते हैं, कि आज इस दोस्त के रूम पे, कल उस दोस्त के रूम पे। हम पटना में 2020 में ही रूम छोड़ चुके थे। 2 FIR हमारे ऊपर है, पैसे के अभाव में हम बेल नहीं करवा रहे हैं, फिर भी आपके लिए हम 28 तारीख को आंदोलन करने जा रहे थे, और उसमें भी शामिल होते, हमें अरेस्ट भी किया जा सकता था। ये है कि आप जब आंदोलन का नाम लेते हैं तो लगता है BSSC पर असर होता है, इतना असर होता है कि वो जिस मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान होता है वो मांग पहले मान ली जाती है। बिल्कुल ऐसा हमने देखा है कि PT रिजल्ट के बाद में, PT में जो आंदोलन हमने किया, उसके बाद जब भी हम आंदोलन करते हैं तो BSSC आंदोलन से पहले ही कुछ ना कुछ नोटिस देती है, कुछ ना कुछ उसमें माने प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। सिर्फ NCL के मुद्दे पे BSSC ने अडिग रवैया इसलिए अपना लिया था, उस समय भी हो जाता, लेकिन BSSC के मुद्दे पे अडिग रवैया BSSC ने इसलिए अपनाया, जैसा कि मुझे बाद में वहाँ के सचिव ने भी बताया था, कि 2-3 YouTube चैनल ने जो इस तरह से चला दिया था ना NCL को लेके, उस तरह से वो लोग इरिटेट हो चुके थे, और वो लोग चाहते थे कि सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप हो, ताकि बाद में BSSC के सचिव अध्यक्ष या किसी पदाधिकारी को कोई दिक्कत ना हो, कोर्ट का सामना ना करना पड़े। चूँकि ये लोग 2-3 लोग यूट्यूबर चला दिए थे इस तरह से NCL को लेके, तो ये लोग डर गए थे कि कहीं बाद में कुछ ऐसा होगा, कोर्ट में मामला जाएगा तो हम लोग ना फंस जाए। तो वहाँ टेक्निकल मामला था, इसके चलते वो BSSC ने हमारी बातों को नहीं माना, नहीं तो उस समय भी आंदोलन से पहले ही नोटिस आ जाता और न्यू NCL को मान्य कर दिया जाता। और बाद में भी आप देखिए BSSC ने अपने तरफ से नहीं किया, सरकार ने जब दिशा निर्देश दिया उसके बाद भी BSSC ने न्यू NCL को मान्य नहीं किया है। देखिए सरकार ने उस डेट में बना कर देने का कहा है, तब BSSC ने इस चीज़ को किया है। तो BSSC तकनीकी कारणों से ऐसा की थी, लेकिन BSSC के सचिव अध्यक्ष जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम लेट सही लेकिन आंदोलन का, छात्र आंदोलन का आप सम्मान किए हमेशा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि बगल में ही BPSSC है जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो हजारों छात्र सड़क पे उतरे, लेकिन वो सबूत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए, न जांच बैठाए। तो BSSC इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि कम से कम छात्र आंदोलन को सम्मान दिए और बात मान लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि दिलीप ने लगातार आवाज़ उठाई, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी, और आखिरकार एक बार फिर जब उन्होंने 28 जून को ऐलान किया था कि वो आंदोलन करेंगे मेरिट लिस्ट को लेकर, तो उससे पहले ही BSSC ने वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जिसका इंतज़ार अभ्यर्थियों को करीब 8 सालों से था। और जैसे कि मेरिट लिस्ट के लिए ही आंदोलन था, तो मेरिट लिस्ट आ गया तो आंदोलन स्वतः स्थगित हो गया। और इसमें सेकंड लिस्ट की बात है, सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। और CGL 3 के लिए एडिट का ऑप्शन और CGL 3 के PT परीक्षा का डेट घोषित हो और पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी हो, इसके लिए भी हम लोग जुलाई में जल्द आंदोलन करेंगे। 5-6 दिन के अंदर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और एडिट ऑप्शन और परीक्षा की तिथि घोषित करवाने के लिए और पूरा कैलेंडर जारी करने के लिए हम लोग BSSC ऑफिस में फिर आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।